लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैज़ इक्वल रूट्स। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें दो चीज़ें मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उसमें इक्वल रूट्स मतलब क्या है। ये दोनों का मीनिंग अगर हमें मालूम हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर ना जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे ही कहते हैं जहाँ पे जो इक्वेशन किस फॉर्म में हो, ax² + bx + c = 0। ना क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया कि जो वेरिएबल होगा हाईएस्ट पावर उसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल आप लोग देख सकते हैं, दिस इज x, क्योंकि वेरिएबल हम लोग मान के चलते कि x ही है। और a क्या है, a इज द कोफिशिएंट, a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है, b किसके साथ है, x के साथ, तो b को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या है, c इज कांस्टेंट नंबर। नाउ जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर हम लोग बोले कि x + 2, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर 1 होने से इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ना उसी तरह अगर हम लोग लिखे x³ + x² + 2x + 2 सपोज = 0, सो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक। किस लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x और उसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग जगह पे, जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, लेकिन यहाँ पे हमें पावर को भी देखना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो ये दिस इज कॉल्ड एज हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर पे ही डिपेंड होता है कि वो कौन सा टाइप का इक्वेशन है ना। हाईएस्ट पावर, जैसे कि ये वाला इक्वेशन में हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रहा है, 3। तो हाईएस्ट पावर अगर 3 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में बात हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो ना, जिसमें क्या हो, x² होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में या फिर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें, 2x² - kx + k = 0 ना। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हाईएस्ट पावर या फिर वेरिएबल कौन है, यहाँ पे x ना, k क्या है, k इज कांस्टेंट ना। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा एक कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ में जो भी नंबर होगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे x² के साथ में क्या दिख रहा है, 2, तो 2 क्या है, कोफिशिएंट, 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x², जिसको यहाँ पे हम लोग a नाम से बोला था, तो 2 इज बेसिकली a। नाउ यहाँ पे x के साथ क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, -k, तो -k क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ, -k इज कोफिशिएंट ऑफ x, जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग क्या बोलते हैं, b, तो दिस इज b, ठीक है। और c क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट हमें क्या दिख रहा है, k इज बेसिकली। तो जैसे हमने अभी दिखाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। जो क्वेश्चन में दिया हुआ, जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x² - kx + k = 0। हमें सिर्फ कंपेयर करना है कि x², यहाँ पे x², यहाँ पे भी x² के साथ में यहाँ पे अल्फ़ाबेट a दिख रहा है, यहाँ पे हमें नंबर 2 दिख रहा है, और a क्या है, कोफिशिएंट, तो a का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, और a क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x²। b, x के साथ में b दिख रहा है, यहाँ पे x के साथ में माइनस के, ना साइन को भी हमें देखना होता है, तो यहाँ पे b हम लोग क्या बोल सकते हैं, b, द वैल्यू ऑफ b इज -k एंड द वैल्यू ऑफ c इज k। ना क्या होता है कि अभी क्वेश्चन में और क्या बोला है कि हमें k का वैल्यू निकालना है ताकि इस इक्वेशन में क्या हो, इक्वल रूट्स। ना रूट्स किसको कहते हैं, रूट्स कहते हैं, जैसे हमने रूट्स किसको कहते हैं, रूट्स कहते हैं कि वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल
आंसर या फिर वेरिएबल का जो वैल्यू, वेरिएबल का जो सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम लोग। क्या मतलब है इसका ना, यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक इक्वेशन दे, जैसे हमने लिख लिया कि x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 ना, इस x में ऐसा क्या नंबर पुट करें ताकि हमें लेफ्ट हैंड साइड ना, देखिए ये अगर इक्वेशन का मतलब जहाँ पे इक्वल साइन होता हो ना, अगर इक्वल साइन है तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे x है, ऐसा सोचिए कि x में क्या पुट करे ना, x में क्या पुट करे तो जो आंसर हो, आंसर इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर x में सपोज हम लोग 1 पुट कर लें, तो यहाँ पे 1 पुट करने से हमें क्या दिखेगा कि 1, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हमने यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया तो हमें क्या दिखेगा, 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1, हाउ मच, 0। तो बेसिकली ये जो जिस वैल्यू को हमने पुट किया और आंसर हमें 0 मिला, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है। नाउ जब भी रूट्स हमें निकालने के लिए बोले, जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर रूट्स ना, रूट्स को अगर फाइंड करना है, रूट्स को अगर फाइंड करना है तो जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम लोग बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट्स है या फिर x का वैल्यू है, उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। नाउ ये जो रूट्स हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे x का टोटल हमें 2 वैल्यू मिलता है, 2 वैल्यूज ना। 2 वैल्यूज किस लिए मिलता है, क्योंकि देखिए जो इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशन किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितने रूट्स मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक लीनियर इक्वेशन का बात करें, लीनियर इक्वेशन का, तो लीनियर इक्वेशन जैसे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर हमने प्लस 2 को उधर लेके गए तो क्या बन जाएगा, माइनस 2। तो यहाँ पे 1 रूट्स मतलब a 1 वैल्यू ऑफ x। वैसे ही अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर सपोज माइनस 1 इक्वल टू 0 ना। इसी में अगर हम लोग देखें, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर इक्वल टू 0 ना। यहाँ पे अगर हम लोग सोचें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनमें से किसी एक का वैल्यू 0 होगा ना, किसी एक का वैल्यू 0 होगा, तो x का वैल्यू -1 या फिर x का वैल्यू +1। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 2 वैल्यूज ऑफ x मिलता है, 2 अलग अलग वैल्यू मिल सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का, जिसको पुट किया तो आंसर हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू या फिर रूट्स का मतलब क्या हो गया कि जिसको कोई भी क्वाड्रेटिक, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का वैल्यू को अगर हमने पुट किया, x का वैल्यू को अगर हमने पुट किया ना इक्वेशन में, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं ना। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें यहाँ पे ये पूछा है, तो हमें यहाँ ये पूछा है कि इक्वल रूट्स होने के लिए k का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स, एक टॉपिक है जो नेचर ऑफ रूट्स, तो हमें इस टॉपिक के बारे में भी इस क्वेश्चन को करने के लिए मालूम होना चाहिए। जैसे कि x का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, रूट्स का माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं किसका वैल्यू निकालने के लिए, रूट्स को निकालने के लिए। रूट्स मतलब क्या था, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और हमें कितने रूट्स मिलते हैं, देयर आर 2 रूट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ना नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है कि हमें जो 2 रूट्स मिलता है, 2 रूट्स मिलता है, वो 2 रूट्स कैसे होंगे ना। नेचर ऑफ रूट्स का 3 कंडीशन है जो हमें याद रहना चाहिए। पहला कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0।
दूसरा कंडीशन है ना, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो बी स्क्वायर रूट ओवर अंडर द रूट क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग और एक नाम से बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोल के भी इसको बोलते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से ज़्यादा हुआ तब हम लोग रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। नाउ जब भी ये जो रूट का अंदर में जो हमें दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। नाउ इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर होगा वो अगर 0 से ज़्यादा हुआ ना, बी ए और सी क्या है, दे आर द कोफिशिएंट, जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बताया ऑलरेडी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और सी इज द कांस्टेंट नंबर। ना यही से इस इक्वेशन को कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लेना है और हमें यहाँ पे पुट करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हुआ तो जो रूट्स मतलब x का वैल्यू जो भी मिलेगा हमें वो क्या होगा, रियल होगा। रियल क्या है, रियल नंबर ना, रियल नंबर होगा और अनइक्वल होगा ना, अनइक्वल होगा मतलब दोनों अलग अलग होगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ तो हमें रूट्स क्या मिलते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जबकि और एक कंडीशन क्या है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 हुआ ना, लेस देन 0 होने से क्या होता है, नो रियल रूट्स ना, रियल रूट्स नहीं होना ना। देखिए ये भी आप लोगों को क्लियर होना है कि रियल क्या है और नो रियल क्या है ना। रियल और नो रियल का बीच में देखिए, अगर हम लोग नो रियल को समझें, नो रियल का दो ही कंडीशन बनते हैं, मतलब जब हमें रियल नंबर नहीं मिलते ना। रियल नंबर क्या होते हैं कि जो भी नंबर हमें दिखता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया, उन सभी को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। तो नो रियल कौन सा है, देखिए कभी भी अगर आप लोगों को अंडर द रूट ओवर कोई भी नेगेटिव नंबर दिखे ना, अंडर द रूट ओवर कोई भी नेगेटिव नंबर अगर दिखता है तब हम लोग उसको नो रियल बोलते हैं। या फिर कोई भी फ्रैक्शन में अगर डेनोमिनेटर में 0 दिखता है ना, कोई भी फ्रैक्शन जैसे कि 2/0, तो ये नो रियल हो गया, क्योंकि डेनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो कभी भी डेनोमिनेटर 0 हो जाता तो भी हम लोग इसको नो रियल बोलते हैं ना। यहाँ पे ये नो रियल वाला कंडीशन, नो रियल रूट्स क्यों बना, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का कंडीशन क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब ही तो नेगेटिव होता है। कोई भी चीज़ 0 से छोटा मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। 0 से छोटा नेगेटिव, 0 से ज़्यादा पॉजिटिव ना। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा, इक्वल रूट्स। हमें इस क्वेश्चन में पूछा है इक्वल रूट्स। तो हमें इक्वल रूट्स के लिए कौन सा कंडीशन, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर होगा वो अगर इक्वल टू 0 हुआ तो हमें जो रूट्स मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे। इस क्वेश्चन में हमें पहले से बोल के रखा हुआ है कि इक्वल रूट्स, इस क्वेश्चन में पहले से बोल के रखा हुआ है कि इक्वल रूट्स। तो हमें सिर्फ इस कंडीशन को यूज़ करके के का वैल्यू निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। नाउ यहाँ पे जो इक्वेशन है क्या दिख गया हुआ, 2x² माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 ना। कंपेयर किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। x² के साथ कितना है 2, b x के साथ b x के साथ माइनस के, और c कांस्टेंट कितना c इज के। तो हमें क्वेश्चन में इक्वल रूट्स बोला है, तो अभी हमने डिस्कस किया फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं b का वैल्यू क्या दिख रहा है हमें, माइनस के। सो हमें जस्ट रिप्लेस करना है।
जस्ट रिप्लेस करना है। और हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है इक्वल रोज, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कंडीशन यूज़ किया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नाउ बी का वैल्यू क्या दिख रहा है हमें, माइनस के, ठीक है, माइनस 4। ना यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, तो क्या सिंबल है, मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 2 इंटू सी कितना है के इक्वल टू हाउ मच 0। ना यहाँ पे माइनस के स्क्वायर, ना माइनस, देखिए माइनस के स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस के इंटू माइनस के, माइनस यहाँ पे 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, साथ में कौन है के इक्वल टू 0। ना यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के इंटू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। नाउ अभी तक हमें क्या मिला कि के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉमन, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे ले सकते हैं, जैसे कि के स्क्वायर मतलब क्या होता है, के इंटू के, माइनस 8k मतलब क्या होता है, 8 इंटू के इक्वल टू क्या 0 ना। यहाँ पे इन दोनों में सेम कौन सा हमें सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी के दिख रहा है, यहाँ पे भी के दिख रहा है। तो जब भी कोई भी दो टर्म में या फिर कोई भी दो अलग अलग पार्ट में कोई भी सेम नंबर या फिर अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई होता हुआ दिखे, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने से हमें क्या दिख जाएगा, के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, तो के को कॉमन ले लिया। तो जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो तुरंत हमें मल्टीप्लाई देना है और एक ब्रैकेट लगाना है हमें ना, क्योंकि कॉमन लिया हमने। कॉमन लेने का मतलब है कि वो हर किसी से लिया हुआ है, तो हमें मल्टीप्लाई देके एक ब्रैकेट देना है। तो यहाँ से ये के यहाँ पे बाहर आ गया, एक के बचा हुआ है तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, बीच में साइन माइनस, ये के तो हमने कॉमन ले लिया 8 फिर इक्वल टू 0 ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब बनता है देखिए, कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी पॉसिबल होता है कि जब उनमें से कोई 0 हो। अगर आपको 0 का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, बिना 0 के साथ मल्टीप्लाई किए आंसर कभी भी 0 मिल ही नहीं सकता। तो अगर हमें आंसर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इनमें से किसी ना किसी का आंसर 0 होना होगा, तभी हमें मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें 0 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आइदर के इक्वल टू 0 या फिर और के माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक आंसर तो हमें मिल चुका है, के का वैल्यू क्या हो सकता है 0, और माइनस 8 को अगर दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 8 ना, क्योंकि कोई भी नंबर को इक्वल साइन का एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करने से क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो क्या मिल रहा है, के इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, नंबर डी इज द आंसर। तो नोट कर लीजिए इसको। Let's see next question from the simple paper. The distance of the point 35 from x-axis is k unit, then k equals. Now distance, now see, this is a question from the coordinate geometry. Now coordinate geometry में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो हॉराइजेंटल इस दो एक्सिस है ना, दो एक्सिस है। एक तो हॉराइजेंटल एक्सिस दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड, एक होता है वर्टिकल एक्सिस जो ऊपर की तरफ, और इन दोनों का बीच में क्या एंगल होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं हॉराइजेंटल एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं हॉराइजेंटल एक्सिस, या फिर हॉराइजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। एंड दिस वन इज वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस भी बोलते हैं ना। वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। नहीं, जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो जिस पॉइंट पे टच करता है उसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। नाउ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होता है ना, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये 4th पार्ट।
नाउ जो ओरिजिन है, ओरिजिन का जो राइट पार्ट है, जो हम लोग एक्स एक्सिस नाम दिया है, उसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं एक्स, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स डैश, एक्स स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स स्टैंड फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस एक्स डैश स्टैंड्स फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई डैश, वाई स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड वाई डैश फॉर नेगेटिव वाई एक्सिस। ना यहाँ पे क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट ना, जैसे कि यहाँ पे ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, नीचे -1 -2 -3। सो दिस वेर कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको यहाँ पे क्या, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, this one is third quadrant, this one is third quadrant and this one is fourth quadrant। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि एक पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 35 फ्रॉम एक्स एक्सिस। नाउ इसको समझने के लिए पहले हम लोग ये जो यहाँ पे हमने बनाया अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन ओरिजिन, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आइडिया हमें होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को समझने में हमें आसानी होगा। तो पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए, तो ये आप लोग देख लीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए, तो उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं अभी ना। इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि 35 एक पॉइंट है, तो फिर से हम लोग बनाते हैं इसको। तो ये हो गया ओरिजिन 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 and 5, then 6, this one is x axis, this one is x axis and this one is y axis। now this one is 1 2 3 4, then this one -1 -2 -3 -1 -2। now ये पॉइंट 35 कहाँ पे होगा। now 3 जब भी कोई भी एक कोऑर्डिनेट, ना ये तो कोऑर्डिनेट हो गया ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट इज x, y। यहाँ पे 3 y एक्सिस को और थोड़ा लंबा कर देते हैं, यहाँ पे ये 5 हो गया, तो दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 5, तो दिस कोऑर्डिनेट इज 3, 5। ना यहाँ पे फ्रॉम x एक्सिस हमें डिस्टेंस इस पॉइंट का, इस कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस है वो हमें x एक्सिस है, दिस वन इज द x एक्सिस, दिस वन इज द x एक्सिस। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो तो हमें क्लियरली कितना दिख रहा है, दिस इज द डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, तो हमेशा हमें परपेंडिकुलर मतलब 90, सीधा एकदम 90 वाला डिस्टेंस कितना दूर है उसको हमें चेक करना है। तो इस पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमें क्लियरली कितना दिख रहा है, ये वाला डिस्टेंस हो गया। तो इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू देखने के लिए हमें y एक्सिस की तरफ देखना होगा। तो ये पॉइंट का यहाँ पे वैल्यू कितना था, 5 था, तो ये डिस्टेंस हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस ऑफ 3,5 फ्रॉम x एक्सिस। और इस डिस्टेंस का वैल्यू हमें क्लियरली कितना दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था 5 ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। ये डिस्टेंस क्या हो गया, आंसर हमें क्या मिलता हुआ दिख रहा है 5, आंसर इज 5। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ना। इसी क्वेश्चन में ये भी हमें इस डायग्राम से समझना है कि अगर हमें x एक्सिस से डिस्टेंस हमें 5 यूनिट दिख रहा है तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो y एक्सिस से डिस्टेंस
ये हो गया y एक्सिस से डिस्टेंस, इतना ही तो दूरी है बिकॉज दिस इज द y एक्सिस। तो ये इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग सीधा नीचे देखें तो अगर ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे वैल्यू कितना है 3। अगर इसी क्वेश्चन में हमें यहाँ पे x एक्सिस के जगह में y एक्सिस लिखा हुआ होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते, दिस इज द आंसर फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ 3,5 फ्रॉम y एक्सिस, और इसका आंसर क्या होता 3 यूनिट, इसका आंसर यूनिट 3 होता। तो पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी एक्सिस से, तो पहले तो हमें पॉइंट को क्या करना है, नोट करना है कहाँ पे वो पॉइंट, तो उसके मुताबिक हमें देखना है कि अगर x एक्सिस से पूछ लिया तो सीधा देखेंगे x एक्सिस की तरफ, और y एक्सिस के लिए पूछ लिया तो सीधा देखेंगे y एक्सिस की तरफ। ठीक है, सीधा एकदम 90 वाला, तो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो लेट्स सी our next question. If in triangle ABC and triangle PQR, तो हमें यहाँ पे कुछ रेशियोज दिया हुआ है जो AB by QR इक्वल टू BC by PR इक्वल टू CA by PQ। रेशियो क्या दिया हुआ है, AB by QR इक्वल टू BC by PR इक्वल टू CA by PR PQ। ये क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो इस टाइप का रेशियो जब भी हमें इक्वल दिया हुआ होता है, ये रेशियो किसका है, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। साइड का रेशियो क्लियरली आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल अगर ABC हमने ड्रॉ किया और PQR ड्रॉ किया, this one is ABC, this one is suppose PQR। तो यहाँ पे AB, ये this one is AB, this side called as AB, this BC, this side is called as BC, this side is called as AC। Similarly QR, this one is QR, this one is QR, this one is QR side, then PR, this one is PR side, and PQ, this one is PQ साइड। ना कभी भी अगर साइड का रेशियो इक्वल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर। ना सिमिलर का मतलब क्या था, कि सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप, सेम शेप, शेप सेम होना चाहिए, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। नाउ सिमिलर का सिंबल क्या था, दिस वन इज द सिंबल फॉर सिमिलर। तो इस क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर लिखते हैं तो ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मतलब क्या हो गया कि जैसे कि अगर हम लोग ट्राइंगल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे AB का जस्ट AB किसके साथ प्रोपोर्शनल या फिर किसके साथ रेशियो बना रहा है, QR। तो अगर हमने यहाँ पे AB लिखा तो ये किसके साथ प्रोपोर्शनल या फिर किसके साथ रेशियो बना रहा है, QR। ठीक है, नाउ ट्राइंगल में अगर इसका आंसर हम लोग यहाँ से ढूंढे, ट्राइंगल का नाम क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है ABC और दूसरा दिया हुआ है PQR। यहाँ पे जो पहला ट्राइंगल है इसमें A और B तो हमने यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट कौन सा बाकी है, C, हमने C को पीछे लिख दिया। और AB किसके साथ रेशियो बना रहा था, QR के साथ रेशियो बना रहा था, तो हमने यहाँ पे QR लिख दिया। और QR इस जो सेकेंड ट्राइंगल है इसमें QR तो हमने लिख लिया, क्या बचा हुआ दिख रहा है हमें, P। ना P को कहाँ पे लिखें, पहले लिखें या फिर लास्ट में लिखें। ना हमने यहाँ पे जो A और B को छोड़ के जो C बचा हुआ था उसको लास्ट में लिखा, तो यहाँ पे भी P को हमें लास्ट में ही लिखना होगा। तो अगर ट्राइंगल ABC किसके साथ सिमिलर है बोलने से, तो ट्राइंगल QPR। ये इसको वेरीफाई भी हम लोग कर सकते हैं कि ये हमने जो लिखा वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये पहला दो अल्फ़ाबेट क्या लिखा हमने, AB, और यहाँ पे पहला दो अल्फ़ाबेट क्या है, QR। तो जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है
जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, यहीं पे अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पे ए बी किसके साथ रेशियो बना रहा है, क्यू आर। तो ए बी फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट, क्यू आर फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट। सेकेंड रेशियो को अगर देखें बी सी, तो बी सी कहाँ पे है, सेकेंड एंड थर्ड अल्फ़ाबेट। और यहाँ पे पी आर, इस बी सी किसके साथ रेशियो बना रहा है, पी आर के साथ। तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे भी सेकेंड एंड थर्ड क्या है, आर पी। आर पी, आर पी या फिर पी आर, दोनों एक ही बात है, सेम ही नाम है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि रेशियो सेम जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी ए, तो सी ए कौन है, लास्ट एंड फर्स्ट ना, लास्ट एंड फर्स्ट। तो यहाँ पे कौन है, पी क्यू, लास्ट एंड फर्स्ट। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस वन। अगर रेशियो हमें दिया हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे पी क्यू आर, क्यू पी आर, नाउ ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी कहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वन इज ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी यहाँ पे पी क्यू आर, क्यू बीच में नहीं है, तो क्यू बीच में नहीं है तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो इसके अलावा तो और एक बात है, यहाँ पे भी पी क्यू आर, यहाँ पे भी पी क्यू आर, यहाँ पे भी पी क्यू आर, यहाँ पे भी पी क्यू आर ना, यहाँ पे भी पी क्यू आर। तो यहाँ पे अगर हमें पी क्यू आर बनाने होंगे तो इस पी को ना, अभी तक हमें क्या मिला कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, सॉरी क्यू आर पी। ऑप्शन के मुताबिक अगर नोटिस करें तो हर किसी में पी क्यू आर लिखा हुआ है, हर किसी में पी क्यू आर लिखा हुआ है। तो हमें जो ट्राइंगल या फिर जो आंसर अभी तक मिला उसको हमें पी क्यू आर बनाने होंगे। तो अगर इस पी को, पी कहाँ पे, लास्ट में, यहाँ से उठा के क्यू से पहले लिख दे तो ये क्या बन जाएगा, पी क्यू आर। तो यहाँ पे अगर लास्ट अल्फ़ाबेट को पहले लिखा तो यहाँ पे भी जो लास्ट अल्फ़ाबेट है उसको पहले लिखना होगा। तो क्या बन जाएगा फिर, सी सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ए बी, सी ए बी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो हमें ऑप्शन में यही ढूंढने होंगे कि पी क्यू आर और सी ए बी कहाँ पे है, पी क्यू आर सी ए बी ना, पी क्यू आर सी ए बी। तो ऑप्शन ए इज द correct answer. Option A is the correct answer for this question. Take a screenshot out of it. Let's say our next question. तो क्वेश्चन क्या है अभी, which of the following is not a similarity criteria of triangle? इनमें से कौन सा ट्राइंगल का सिमिलरिटी में यूज़ नहीं किया जा सकता, या फिर क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया बेसिकली क्या है कि मेथड टू शो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कौन ना से क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था, अभी क्लास 10 में, क्लास 9 में था कॉन्ग्रुएंट, क्लास 9 में था कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल। क्लास 10 में है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलरिटी दिखाने के लिए हमें हमेशा दो ट्राइंगल के बारे में बोला हुआ होता है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या था, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या था, सेम शेप सेम साइज, सेम शेप सेम साइज, एंड सिमिलरिटी सेम शेप। तो सेम शेप है कि नहीं या फिर सेम साइज है कि नहीं, उसको समझने के लिए कुछ रूल्स थे जिसको हम लोग क्राइटेरिया बोलते हैं, कुछ रूल्स थे जिसको हम लोग क्राइटेरिया बोलते हैं। सिमिलरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं उसको समझने के लिए या फिर दिखाने के लिए या फिर प्रूफ करने के लिए कुछ रूल्स थे जिसको हम लोग क्राइटेरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया सिमिलरिटी दिखाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया था, कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया क्या क्या था और सिमिलर का क्राइटेरिया क्या क्या था। तो हमें दोनों ही याद होने चाहिए ताकि उन दोनों का बीच में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आए। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया था साइड, देन साइड एंगल, देन एंगल साइड एंगल, then angle side, and then RHS. These are the criteria for congruent.
लेकिन इस क्वेश्चन में तो सिमिलर है ना, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या है, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या क्या है, एस एस एस, देन एस ए एस, देन ए देन ए एंगल ना, दो एंगल या फिर तीन एंगल, दो एंगल और तीन एंगल दोनों को सेम ही माना जाता है। यहाँ पे एंगल साइड एंगल बोल के कुछ नहीं होता, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। RHS बोल के भी कुछ नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा RHS का क्या था, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ हम लोग कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए या फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ही यूज किया जाता है। ये सिमिलर के लिए सिर्फ यही क्राइटेरिया है, साइड एंगल। तो यहाँ पे ऑप्शन को अगर देखेंगे, ये एंगल सिमिलरिटी के लिए यूज किया जा सकता है, एस यूज किया जा सकता है, एंगल यूज किया जा सकता है। तो ओनली ऑप्शन व्हिच इज नॉट यूज्ड in showing similarity of triangle is RHS। RHS full meaning क्या है, right angled hypotenuse side, right angled hypotenuse side। Now hypotenuse is all about right angle triangle, hypotenuse, right angle, okay। So this is the concept about similarity and congruent, the criteria जो हम लोग use करते हैं for showing congruent as well as for showing similarity, okay, note it down।